फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मैंडी को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ कार्टर फैमिली के ग्रेव के पास आई होती है। उसके डैड बताते हैं कि ये कार्टर फैमिली का बड़ा बेटा और उसके मॉम डैड की डेथ हो गई, लेकिन छोटा बेटा अब भी जिंदा है। उसकी मॉम कहती है छोटा बेटा बड़ा होनहार है, उसे कैपिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो आया ही नहीं। अब पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। मैंडी पूछती है क्या आपको उसका नाम पता है? उसकी मॉम कहती है उसका नाम तो मैं भूल गई। मैंडी कार्टर फैमिली के ग्रेव के आगे झुकती है। इसके बाद मैंडी को उसके एडवाइजर मार्क विकर का कॉल आता है। वो कहते हैं मेरा पुराना क्लासमेट क्रिस आ रहा है, अगर तुम उसे इम्प्रेस कर दो तो शायद तुम्हें सीपोर्ट पर जॉब मिल सकती है। मैंडी कहती है मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, मैं आज रात आपसे मिलने आती हूँ। उसके बाद उसकी मॉम कहती है ये सैशेट उसकी मॉम ने अपने हाथों से बनाया था, अब कार्टर फैमिली है ही नहीं तो इसे भी जला देते हैं। लेकिन मैंडी कहती है ये बहुत सुंदर है, इसे जलाना ठीक नहीं होगा। वो उसे अपने बैग में लटका लेती है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड क्रिस कार्टर को देखते हैं। उनका असिस्टेंट रिचर कहता है बॉस मिस्टर विकर आ गए हैं। क्रिस बिजनेस के बारे में कुछ बातें करते हैं कि तभी वहाँ मैंडी आ जाती है और उन्हें सैशेट की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और मैंडी के बैग में सैशेट को देखकर याद करते हैं कि बचपन में उनकी मॉम ने उन्हें वो सैशेट दिया था। वो बोलती है कि ये सैशेट मैंने बनाया है और इसमें वो जरी ब्यूटी है जो तुम्हारे डैड लाए हैं, इससे बग्स तुमसे दूर रहेंगे। क्रिस अपनी मॉम को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद वो बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी मॉम कहती है अंधेरा होने से पहले आ जाना। तब भी वो सैशेट उनके पास होता है। प्रेजेंट में क्रिस सोचते हैं लगा नहीं था कि 25 साल पुरानी चीज मेरी लाइफ में ऐसे वापस आएगी। मैंडी वहाँ से चली जाती है और क्रिस भी चल देते हैं। उधर मैंडी मिस्टर विकर की वाइफ फॉस्टर से मिलती है और उसे हक कर लेती है। फॉस्टर उसके सैशेट को देखकर कहती है तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बचपना नहीं गया तुम्हारा। मार्क बोले तुम क्रिस के सामने मैच्योरली बिहेव करना। मैंडी बोलती है वो तो आपसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लगते हैं, पक्का सामने से गंजे हो रहे होंगे। लेकिन तभी वहाँ क्रिस की एंट्री होती है और उन्हें देखकर मैंडी के तोते उड़ जाते हैं। वो सोचती है ये तो इतने यंग है, यकीन नहीं होना ये और मिस्टर विकर क्लासमेट्स हैं। क्रिश मिस्टर एंड मिसेस विकर से मिलते हैं और फिर मैंडी को देखते हैं। मार्क कहते हैं चलो चलकर बैठते हैं। अब सब लोग साथ में बैठे होते हैं कि तभी मार्क कहते हैं क्रिस मैंने मैंडी के बारे में तुम्हें बताया था ना। मैंडी क्रिस को हेलो बोलती है। क्रिस कहते हैं तुम्हारा सैशेट काफी यूनिक है। वो बोली ये मुझे मेरे होम टाउन के नेबर ने दिया था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे बैग में लगा लिया। मार्क बोले क्रिस ये तुम्हारे होम टाउन से ही है। क्रिस बोले इत्तेफाक की बात है, कहाँ से हो? मैंडी बोली फेनवुड से, वो बहुत छोटी सी जगह है, आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। क्रिस कहते हैं मैं भी वहीं से हूँ। फिर उनकी नजर मैंडी के स्कार पर जाती है। वो पूछते हैं चोट कैसे लगी? मैंडी सोचती है इनकी नजर तो एक्सरे से भी ज्यादा तेज है। वो कहती है बचपन में एक डॉग ने मुझ पर अटैक कर दिया था, एक नेबर मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। क्रिस याद करते हैं कि पहाड़ के रास्ते से 2 घंटे तक भागते हुए वहीं उसे हॉस्पिटल ले गए थे। अब वो फूड ऑर्डर करते हैं और इतना सारा फूड देखकर मैंडी के होश उड़ जाते हैं। वो खाने लगती है। तभी मार्क कहते हैं मैंडी मेरी सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक है, इसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है लेकिन फिर से इसे 2 जॉब ऑफर मिल गए हैं, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड सीपोर्ट में काम करता है इसलिए ये भी वहाँ जाना चाहती है। क्या तुम हेल्प कर सकते हो? क्रिस बोले क्यों नहीं। वो रिचर को अपना फोन देते हैं और कहते हैं मैंडी मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लेता हूँ, हम कांटेक्ट में रहेंगे। रिचर शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है नॉर्मली तो बॉस मेरे फोन में लोगों को ऐड करते हैं। रिचर मैंडी को वीचैट में ऐड कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में मार्क और फॉस्टर जा रहे होते हैं। मार्क नशे में होते हैं और क्रिस से कहते हैं तुम मैंडी का ध्यान रखना। क्रिस बोले आप चिंता मत कीजिए। वो लोग चले जाते हैं। फिर स्नोफॉल होने लगती है। क्रिस मैंडी से कहते हैं चलो तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है नहीं, मेरी डोरमेट्री पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। वो जाने लगती है। तभी क्रिस रिचर को अम्ब्रेला देते हैं। रिचर जाकर मैंडी को अम्ब्रेला दे देता है और फिर क्रिस होटल चले जाते हैं। होटल रूम में वो मैंडी की फोटो देखते हैं जिसमें वो उनकी फैमिली के ग्रेव पर थी। वो कहते हैं तुम मेरी फैमिली के ग्रेव के सामने झुक रही हो, मतलब अपनी ही हो। इसके बाद हम मैंडी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड एरिक को वीडियो कॉल करती है। वो कहता है आज मुझे सैलरी मिली है, तुम्हें कौन सी लिपस्टिक पसंद है? मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। मैंडी कहती है उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी सीपोर्ट में सब कुछ काफी महंगा होता है। आज मिस्टर विकर ने मुझे एक बड़े आदमी से मिलवाया और शायद मुझे सीपोर्ट में जॉब मिल जाएगी। एरिक बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारी सैलरी 15,000 हुई तो हम घर का डाउन पेमेंट आसानी से कर पाएंगे। मैंडी भी खुश हो जाती है। फिर रात को वो सो रही होती है कि तभी क्रिस उसे मैसेज करके रेज्यूमे मांगते हैं और कहते हैं कल सुबह तुम्हारा इंटरव्यू है। वो फटाक से उठकर अपना रेज्यूमे सेंड करती है। दूसरी तरफ रिचर क्रिस से कहता है मैंने आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल कर दी है। क्रिस अब मैंडी को वहाँ आते हुए देखते हैं और मन में कहते हैं पहले मेरा रूल था
फर्स्ट एंड एक्यूरेट का। लेकिन अब न्यू रूल है, स्लो डाउन एंड टेक इट इजी। मैंडी आती है और नर्वस होती है। क्रिस कहते हैं चिंता मत करो, मैं बस कैजुअल बातें करने वाला हूँ। वेट्रेस आकर मैंडी को मेनू देती है। क्रिस कहते हैं तुम जो चाहो वो ऑर्डर कर सकती हो। मैंडी के मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन वो सोचती है क्या ये भी इंटरव्यू का हिस्सा है। ये सोचकर वो सबसे सस्ता वाला खाना ऑर्डर करती है। इसके बाद क्रिस फूड ऑर्डर करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम किस फील्ड में जॉब करना चाहती हो। मैंडी कहती है मैंने एम्बेडेड सिस्टम के बारे में सीखा है, तो मैं एम्बेडेड डेवलपमेंट फील्ड में ही जॉब करना चाहती हूँ। वो पूछते हैं मैंने मार्क से सुना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए सीपोर्ट जाना चाहती हो। वो हाँ बोलती है। क्रिस पूछते हैं क्या करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मल्टीनेशनल कंपनियां जॉब देने से पहले बैकग्राउंड भी चेक करती हैं। मैंडी कहती है वो इंटर्न लॉयर है। क्रिस बोले मल्टीनेशनल कंपनियां ये भी देखती हैं कि एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक काम करे, तो क्या तुम शादी भी करने वाली हो। मैंडी सोचती है मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दे सकती, तो वो कहती है नहीं, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। फिर क्रिस बोलते हैं तुम्हें कितनी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस हैं। वो बोली सी पोर्ट में रहना एक्सपेंसिव है, तो 15,000 मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। क्रिस बोले ठीक है, मैं सोचूंगा। अब 3 दिन के बाद मैंडी अपनी मॉम से बात कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है तुम परेशान मत हो, उन्होंने ना थोड़ी ना कहा है, तुम अपने एडवाइजर से क्यों नहीं पूछ लेती। मैंडी कहती है मुझे शर्म आ रही है, एक तो मैंने कुछ भी बोल दिया और ऊपर से मुंह फाड़ कर 15,000 मांग लिए। लेकिन तभी उसे ऑफर लेटर आ जाता है और वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि उसे 50,000 मंथली सैलरी की जॉब मिल गई है। उसकी मॉम कहती है मैंने कहा था ना तुम कुछ बड़ा करोगी, लेकिन सी पोर्ट बड़ी जगह है, ध्यान से रहना वहाँ। फिर मैंडी क्रिस को मैसेज करके थैंक यू बोलती है। क्रिस कहते हैं तुम जॉब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो। वो ओके बोलती है। नेक्स्ट डे अब मैंडी सीपोर्ट पहुंच जाती है और देखती है कि क्रिस उसे रोल्स रॉयस में पिक करने आए हैं। वो शॉक हो जाती है। रिचर्ड उसके लिए डोर ओपन करता है। वो कार में बैठकर क्रिस से कहती है आप यहाँ कैसे। वो बोले मैं पास में ही मीटिंग में आया था। रिचर्ड कहता है बिजनेस को समझने के लिए आपको पहले बॉस के ऑफिस में रोटेशन करना होगा। मैंडी हैरान हो जाती है। क्रिस कहते हैं अगर तुम चाहो तो मना कर सकती हो, रिचर्ड तुम्हारी वापसी की फ्लाइट बुक कर देगा। मैंडी कहती है नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर वो रिचर्ड से कहती है मैंने एक होटल बुक कर लिया है। रिचर्ड बोला हमने आपके लिए रहने का इंतजाम कर दिया है। वो शॉक हो जाती है, सोचती है क्या कंपनी घर भी प्रोवाइड कर रही है। वो लोग उस घर में जाते हैं और मैंडी घर को देखकर चौंक जाती है। सर्वेंट उसका बैग निकाल देता है और कहता है हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, शायद आपको जरूरत पड़े। नंबर देने के बाद मैंडी अंदर जाती है और लग्जूरियस फ्लैट को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्रिस कहते हैं एम्प्लॉय खुद रेंट पर घर लेकर रहते हैं, लेकिन मैंने मार्क से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अपना घर दे रहा हूँ। मैंडी कहती है आप कहाँ रहेंगे। रिचर्ड कहता है बॉस के पास बहुत सारे घर हैं, ये कई दिनों से खाली था। मैंडी थैंक यू बॉस कहती है। क्रिस कहते हैं तुम मुझे नाम से बुला सकती हो। मैंडी सोचती है मजाक है क्या, मैं अपने बॉस को नाम से बुलाऊं। क्रिस कहते हैं उम्मीद है तुम्हें पसंद आया, कहीं मार्क को ये ना लगे कि मैं उनकी स्टूडेंट को स्ट्रगल करवा रहा हूँ। मैंडी सोचती है 50,000 की सैलरी और ऊपर से ये घर, मेरी तो लॉटरी लग गई। वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ। अब वो बैग ओपन करके कुछ पॉट्स निकालती है और पूछती है ये डोरमेट्री में हमेशा से मेरे पास था, क्या मैं इसे यहाँ रख सकती हूँ। क्रिस हाँ बोलते हैं और वो फटाक से पॉट्स के लिए जगह बना लेती है। क्रिस कहते हैं अब मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, रिचर्ड बाकी सब हैंडल कर लेगा। और हाँ, यहाँ किसी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं। मैंडी कहती है यस बॉस। क्रिस चले जाते हैं और मैंडी काफी एक्साइटेड हो जाती है। रिचर्ड कहता है तुम्हारे फिंगरप्रिंट सेट कर देता हूँ। वो कहती है फिंगरप्रिंट, इस घर में सिर्फ मैं आ सकती हूँ या मिस्टर कार्टर भी आ सकते हैं। रिचर्ड बोला ये घर उनका है तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन तुम अपने दिमाग में कोई गलत आइडिया लेकर मत आना, उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ही होती है। मैंडी बोली मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरे दिल में तो बस उनके लिए रिस्पेक्ट है। दूसरी तरफ क्रिस अपने बार में होते हैं और हेयरली स्टार नाम की एक्ट्रेस उनसे चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं रिचर्ड को कॉल करके बार बार मेरी लोकेशन पूछना बंद कर दो। हेयरली बोली मैंने अभी अभी शूटिंग खत्म की है और मैं तुमसे मिलना चाहती थी। वो उन्हें बर्लिन से मंगवाई हुई वॉच देती है और कहती है ये तुम्हें सूट करेगा, इसे वैलेंटाइन गिफ्ट समझ लो। लेकिन क्रिस कहते हैं मैं तुम्हारा वैलेंटाइन नहीं हूँ। वो बोली फिर तुमने मुझ पर इतना पैसा क्यों लगाया। वो बोले क्योंकि तुम पर इन्वेस्ट करना फायदेमंद है, लेकिन इस बार तुमने हद पार कर दी।
सुधर जाओ वरना तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। वो वेटर से कहते हैं, मेरे परमिशन के बिना आगे से किसी को अंदर आने मत देना। वो चले जाते हैं और हेयरली गुस्से में वॉच को फेंक देती है। अब क्रिस अपने घर जाते हैं जो ठीक मैंडी के घर के सामने था। वो देखते हैं कि विंडो पर लाइट जल रही है। क्रिस मन में कहते हैं, मेरे पास इतने घर हैं, लेकिन किसी भी घर की विंडो में ऐसी वार्मथ नहीं है। वो याद करते हैं कि घर में उनकी मॉम कैसे उन्हें खाना बनाकर देती थी, लेकिन फिर सब बदल गया। वो कहते हैं, मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी इस मुकाम पर पहुंचने में गुजार दी, लेकिन अब मैं बस इस वार्मथ को पाना चाहता हूँ। वो देखते हैं कि रात के अंधेरे में मैंडी अपने बॉयफ्रेंड एरिक से मिलने बाहर आती है और उसे हक कर लेती है। एरिक घर को देखकर कहता है, तुम्हारे बॉस का जवाब नहीं है, उसने तुम्हें यहाँ रहने दिया। मैंडी कहती है, काम भी उसी हिसाब से करवाएंगे, देख लेना। एरिक कहता है, क्या तुम मुझे घर दिखा सकती हो? सुना है इसका एक यूनिट भी लाखों का है। मैंडी कहती है, नहीं नहीं, बॉस ने साफ मना कर दिया है किसी को भी अंदर लाने से। एरिक कहता है, कोई बात नहीं, देखो मैंने तुम्हारे वेलकम के लिए होटल रूम बुक किया है। वो कहती है, तुम फिर से फालतू में पैसे खर्च कर रहे हो, तुम्हारे डाउन पेमेंट का क्या? एरिक कहता है, कोई ना, मैं तुम्हारे लिए चेस्टनट लाया हूँ, चलो चलते हैं। दोनों चले जाते हैं और क्रिस ये सब देखकर गुस्से में कहते हैं, मैंडी मेरी है, तुम्हें पता होना चाहिए। सीन बदलता है और मैंडी ऑफिस में कॉफी लेकर आती है जो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। फिर उसे रिचर मिल जाता है, वो उसे कॉफी देती है और वो कहता है, चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देता हूँ। रिचर उसे साथ ले जाता है और उसकी आईडी और लैपटॉप देता है। तभी उसे उबासी आने लगती है तो मैंडी पूछती है, क्या तुम रात को ठीक से सोए नहीं? वो बोला, पता नहीं रात को बॉस को किसने गुस्सा दिला दिया जो उन्होंने रात के 1 बजे सबको मीटिंग में बुला लिया। मैं बस 3 घंटे सो पाया हूँ। पास्ट में दिखाते हैं कि क्रिस का मूड बहुत खराब होता है और उन्हें काम पसंद नहीं आता। वो गुस्से में डॉक्यूमेंट फेंक देते हैं। रिचर्ड सॉरी कहता है। क्रिस कहते हैं, मैं सॉरी सुनने नहीं बैठा हूँ, अगर सुबह तक मुझे फिर से डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो सबको बाहर निकाल दूंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। प्रेजेंट में मैंडी कहती है, वो इतने खड़ूस तो नहीं लगते। तभी बॉब नाम का आदमी आता है और मैंडी से कहता है, अब से हम कोवर्कर्स हैं। पहले सिर्फ मैं और रिचर बॉस के क्लोज थे, लेकिन अब तुम भी आ गई हो, तुम्हें बॉस के लिए 24 घंटे हाजिर रहना पड़ेगा। मैंडी के तोते उड़ जाते हैं। बॉब कहता है, तुम पहली लड़की हो ग्रुप में, तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें नाइट शिफ्ट ना करनी पड़े। वो बोली, क्या यहाँ नाइट शिफ्ट होती है? रिचर बोला, हम अक्सर बॉस के साथ आधी रात तक मीटिंग में होते हैं। बॉब बोला, कई बार तुम्हें रात के 3 बजे कॉल आ सकता है और तुम 4 बजे एयरपोर्ट में भी हो सकती हो। रिचर उसे फाइल देकर कहता है, यहाँ एचआर लॉन्ग टर्म वीजा को हैंडल करते हैं, तुम्हें 36 कंट्री का बिजनेस वीजा मिलेगा। मैंडी मन में कहती है, मैं क्या स्टाफ की वीआईपी हूँ। अब सीन बदलता है और मैंडी काम कर रही होती है। तभी कुछ कलीग्स बातें करने लगते हैं। एक कहती है, 2 साल में कंपनी ने किसी को हायर नहीं किया है, फिर इसमें क्या खास है? दूसरा क्लिक कहता है, ये इंजीनियरिंग मास्टर है। पहले वाली कहती है, अब समझ आया कि ये इतने टॉप में कैसे पहुंच गई, लेकिन इसे अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करना होगा। फिर क्रिस आते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी टाइम मैंडी को एरिक मैसेज करके डिनर के लिए पूछता है और वो ओके बोल देती है। क्रिस मैंडी से कहते हैं, मेरे केबिन में आओ। मैंडी जाती है और वो पूछते हैं, तुम्हें सीपोर्ट कैसा लग रहा है? तभी उनकी नजर उसके नेक पर जाती है जहाँ पर हिकी जैसा कुछ था। मैंडी कहती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ खाना काफी एक्सपेंसिव है। क्रिस कहते हैं, कल रात का स्टे कैसा रहा? वो कहती है, अच्छा था, मैं इतनी फैंसी जगह में कभी नहीं रही। क्रिस मन में कहते हैं, मैंडी झूठ अच्छा बोल लेती हो। वो कहते हैं, मेरे साथ नेटवर्किंग इवेंट में चलो, ये भी तुम्हारे काम का हिस्सा है। अब दोनों बाहर जाते हैं। मैंडी कार में आगे बैठने वाली होती है, पर रिचर उसे पीछे बैठने को कहता है। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। क्रिस ड्राइवर जैक से मॉल में रुकने को कहते हैं। वो बोलते हैं, मैंडी तुम्हें ड्रेसिंग स्टाइल बदलने की जरूरत है। मैंडी सोचती है, मेरे कपड़ों में क्या खराबी है, ये सबसे महंगी ड्रेस है मेरे पास। अब क्रिस उसे मॉल में ले जाते हैं और सेल्स गर्ल को ड्रेस दिखाने के लिए बोलते हैं। मैंडी एक ड्रेस पहन कर आती है। रिचर कहता है, वाह तुम तो अच्छी लग रही हो, लेकिन क्रिस उसे रिजेक्ट कर देते हैं। वो उसके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करते हैं और उसे ट्राई करने को कहते हैं। मैंडी वो ड्रेस पहन कर आती है और पूछती है, क्या ये अच्छी लग रही है? क्रिस कहते हैं, ये परफेक्ट है। उस ड्रेस का प्राइस 68,000 होता है और प्राइस सुनकर मैंडी शॉक हो जाती है। क्रिस कहते हैं, पता है ये ड्रेस परफेक्ट क्यों है? क्योंकि ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जिसे देखते ही लोग तुम्हें याद रखें। तुम टाइम देखकर अपनी ईयर पियर्सिंग करवा लेना और आगे से ड्रेस खरीदने के लिए ये कार्ड यूज करना। मैंडी कहती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्रिस बस उसे कार्ड देकर चले जाते हैं। फिर रिचर आकर बोलता है, तुम्हारे बेकार ड्रेसिंग सेंस से ऑफिस की इमेज खराब होगी। वैसे भी हमारे पैकेज में क्लोथ्स अलाउंस शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंडी क्रिस के साथ इवेंट पर पहुंचती है और जैसे ही वो लोग वेन्यू में आते हैं, लोग क्रिस को देखकर पागल होने लगते हैं और पूछते हैं, उनके पीछे ये लड़की कौन है? पहले तो इसे नहीं देखा। क्रिस ऊपर चले जाते हैं और मैंडी रिचर के पास आकर कहती है, क्या हम यहाँ ऐसे
ही वेट करते रहेंगे। रिचर्ड बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बॉस के साथ होना चाहिए। तुम उनकी असिस्टेंट हो, तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ तुम्हें जाना है। जाओ। मैंडी चली जाती है। दूसरी तरफ क्रिस कुछ पार्टनर्स के साथ बैठे होते हैं। तभी मैंडी आती है और उनके पास बैठ जाती है। एक पार्टनर कहता है, ये कौन है? मैंने पहले तो किसी लड़की को क्रिस के साथ नहीं देखा। मैंडी नर्वस हो जाती है और क्रिस बात बदलने के लिए बिजनेस की बात करने लगते हैं। फिर एक लड़की उन्हें ड्रिंक ऑफर करने आती है, पर वो ड्रिंक नहीं लेते। पार्टनर कहता है, अगर क्रिस ड्रिंक नहीं कर सकते तो ये लड़की तो कर ही सकती है ना। वो लड़की मैंडी को ड्रिंक ऑफर करती है। मैंडी ड्रिंक करने वाली होती है, पर क्रिस उसे रोककर कहते हैं, ये मेरी असिस्टेंट है। पार्टनर्स कहते हैं, तुम्हारी असिस्टेंट तो काफी अच्छी लग रही है। पक्का ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? दूसरा पार्टनर बोला। क्रिस ने कहा, ना असिस्टेंट है तो असिस्टेंट है। उनकी बातों से मैंडी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस को गुस्सा आता है तो वो सबसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। वो भी मैंडी के पीछे जाते हैं। इधर मैंडी अकेले होती है और खुद से कहती है, मुझे पता था मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तभी क्रिस आकर पूछते हैं, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? उनकी अचानक आवाज सुनकर वो डर जाती है और गिरने वाली होती है, पर क्रिस उसे पकड़ लेते हैं। मैंडी कहती है, मुझे लगता है मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे बस मॉडल और डाटा से बात करनी आती है। लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे लगता है मुझे रिसर्च फील्ड में वापस चले जाना चाहिए। क्रिस बोले, रिसर्च? तो बताओ, वो लोग जिस सोलर फार्म के बारे में बात कर रहे थे उसकी, पर वॉट कॉस्ट कितनी है? मैंडी चुप रहती है। क्रिस कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ सजावट के लिए नहीं लाया हूँ। तुम दुनिया को जैसे देखोगी तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखेगी। तभी एक पार्टनर आकर कहता है, क्रिस हम तुम्हारे बिना गेम शुरू नहीं कर सकते। क्रिस जाने से पहले कहते हैं, तुम वापस जाना चाहती हो तो जैक तुम्हें छोड़ देगा। उनके जाने के बाद वो खुद से कहती है, अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ क्रिस अपने पार्टनर्स के साथ गेम खेल रहे थे, लेकिन उनका ध्यान मैंडी की बातों में होता है। तभी वो अपना कार्ड फ्लिप करने वाले होते हैं, पर मैंडी आकर कार्ड्स देख लेती है और क्रिस खुश हो जाते हैं। वो उसके लक से गेम जीत जाते हैं। पार्टनर कहता है, तुम्हारी मैंडी तुम्हारे लिए बहुत लकी है। क्रिस देखते हैं कि मैंडी ने ड्रिंक कर रखी है। तभी कोई आकर उनसे कहता है कि नॉर्थ अमेरिका से इम्पोर्टेंट कॉल आया है। क्रिस मैंडी को छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो पार्टनर कहता है, मैंडी जरा मेरे लिए भी कार्ड फ्लिप कर दो, हमें भी थोड़ा गुड लक मिल जाए। मैंडी कार्ड्स पलटने वाली थी, लेकिन तभी क्रिस आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, मेरे लोगों पर तुम हुक्म चलाओगे? वो मैंडी को अपना कोट पहनाते हैं और बाहों में उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी पार्टनर्स कहते हैं, तुम ऐसे बीच में कैसे जा सकते हो? हम गेम सेटल कैसे करेंगे? तो क्रिस कहते हैं, समझ लो मैं हार गया। वो चले जाते हैं और पार्टनर बोलता है, ये जितना दिमाग वाला है उतना अजीब भी है। दूसरी तरफ मैंडी नशे में उनके सोलर फार्म वाले सवाल का जवाब देती है। वो पूछते हैं, और कुछ? वो कहती है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। फिर जैक से कार थोड़ी आउट ऑन एफ कंट्रोल हो जाती है और मैंडी का हेड विंडो से टकराने वाला होता है, लेकिन क्रिस उसे संभाल लेते हैं और उसे अपने कंधे पर सुला लेते हैं। वो मन में कहते हैं, ये बिल्कुल भोली है, जैसा मैं 18 की एज में था। मुझे भी लगता था कि दुनिया के पास सवालों के जवाब है, लेकिन फिर पता चला जवाब लोगों की आंखों में होता है। क्रिस उसे घर ले जाते हैं और रूम में सुला देते हैं। फिर वो सैशेट को देखकर सोचते हैं, चोरनी ने चोरी का माल बिना किसी डर के लटका रखा है। वो उसे स्मेल करते हैं और सोचते हैं, इससे हर्ब की खुशबू उड़ चुकी है। फिर वो मैंडी को देखकर सोचते हैं, तुम्हें मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए भेजा है ना? वो उसे स्कार पर किस करते हैं। फिर उसी टाइम मैंडी को एरिक का कॉल आने लगता है। क्रिस को गुस्सा आता है और वो सोचते हैं, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने की इतनी जल्दी क्यों थी? वो अपने कोट से मैंडी को कवर करके चले जाते हैं और फिर किसी को कॉल करके कहते हैं, सीपोर्ट के हर लॉ फर्म को चेक करो और इंटर्न लॉयर एरिक डॉसन को ढूंढो। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंडी उठती है और टाइम देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो तुरंत ऑफिस के लिए रेडी होती है और नीचे आते टाइम रिचर्ड से कॉल पर कहती है, रिचर्ड सॉरी, मैंने पता नहीं कल कैसे इतनी पी ली। क्रिस को संभाल लेना। लेकिन रिचर्ड कहता है, वो ऑफिस में नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? तभी मैंडी देखती है कि क्रिस किचन में ही होते हैं। वो पूछती है, आप यहाँ कैसे? वो बोले, मैं कल रात तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैंडी कहती है, सॉरी, पता नहीं कैसे मैं इतनी ड्रंक हो गई। वो बोले, आगे से मत पीना। मैंडी कहती है, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई हूँ। वो बोले, तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं जहाँ रहूंगा तुम भी वहीं रहोगी। अब क्रिस ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं और वो मैंडी पूछती है, आप हमेशा ऐसे ठंडा ब्रेकफास्ट करते हैं? रुकिए, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो उनके लिए पिकल नूडल्स बनाकर लाती है। क्रिस पूछते हैं, ये फेनवुड का पिकल नूडल है ना? वो बोली, आपने पहले इसे खाया है? फिर खाकर बताइए कि मैंने ठीक बनाया है या नहीं। वो न्यूडल टेस्ट करके कहते हैं, अच्छा बना है। फिर मैंडी बताने लगती है कि ये न्यूडल कितना स्पेशल है और उसे कैसे बनाते हैं। वो कहती है,
अफसोस कि ये पिकल सिर्फ फेनवुड में मिलता है। क्रिस पूछते हैं, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? वो कहती है, मेरी दादी ने। क्रिस कहते हैं, चलो ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। अब दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं कि तभी मैंडी एरिक को मैसेज करती है, सॉरी कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी। क्रिस बोले, किसे मैसेज कर रही हो? वो कहती है, एरिक को। क्रिस कहते हैं, कहाँ रहता है वो? मैंने उसे तुम्हें कभी पिक करते नहीं देखा। मैंडी कहती है, वो गार्डन डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो यहाँ से काफी दूर है। क्रिस बोले, वहाँ क्यों? वो कहती है, वहाँ घर काफी सस्ते हैं। एरिक सिर्फ 8,000 महीना कमा पाता है। क्रिस बोले, वो मुश्किल से अपना खर्चा उठा रहा है और फैमिली शुरू करने के बारे में सोच रहा है। मैंडी कहती है, हम दोनों मिलकर एक घर खरीदने का सोच रहे हैं। क्रिस कहते हैं, यहाँ घर आसानी से नहीं मिलते। जहाँ तुम रह रही हो वो 150 मिलियन का घर है। अगर मेड रखोगी तो 75,000 तो उसे देने होंगे। तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाओगी। हमारे ऑफिस में कई बैचलर हैं, जैसे कि रिचर, बॉब। ये दोनों तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा ही अच्छे हैं। मैंडी पूछती है, क्या रिचर सिंगल है? क्रिस को जलन होती है। वो कहते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। मैंडी कहती है, बॉब सिंगल है? वो बोले, उसके 3 बच्चे हैं। मैंडी हैरान हो जाती है। क्रिस कहते हैं, शादी छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर सही इंसान मिल गया तो ठीक, वरना पूरी लाइफ पछताओगी। इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। मैंडी सोचती है, इन्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? वो कहती है, मैं समझ गई। फिर अगले सीन में वो ऑफिस में होती है और तभी रिचर आता है। मैंडी उसके पास जाती है और क्रिस उसे देखने लगते हैं। वो रिचर से कहती है, क्या बॉस मुझे रात को घर लेकर आए? मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। अगली बार ऐसा कुछ हो तो क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? क्रिस पीछे से आंख दिखाते हैं और रिचर्ड डर जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम ज्यादा मत सोचो, बॉस को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिचर्ड चला जाता है। इसके बाद मैंडी घर पर होती है और ईयर पियर्सिंग करवाने के बाद उसको दर्द हो रहा होता है। तभी उसकी मॉम गीना का कॉल आता है। वो पूछती हैं, सीपोर्ट कैसा है? तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? मैंडी कहती है, अच्छा चल रहा है। मैं अपने बॉस के साथ बिजनेस इवेंट में भी गई थी। गीना कहती है, तुम इंटर्न हो और अपने बॉस के साथ इवेंट में भी गई? क्या सिर्फ तुम दोनों गए थे? मैंडी कहती है, नहीं, और भी असिस्टेंट थे। तभी उसके डैड गीना से पूछते हैं, मेरी मेडिसिन कहाँ है? मैंडी मेडिसिन सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती, उसकी मॉम बहाना करके कॉल कट कर देती है। मैंडी कहती है, डैड तो हेल्दी हैं, फिर उन्हें मेडिसिन की क्या जरूरत पड़ गई? वो हॉस्पिटल कॉल करके पता करती है और उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो एरिक के घर के बाहर बैठे रो रही होती है। फिर एरिक आता है और उसको देखकर हैरान हो जाता है। मैंडी उसे हक कर लेती है और कहती है, डैड को क्रोनिक किडनी फेलियर की बीमारी हो गई है और हो सकता है कि आगे चलकर उन्हें यूरीमिया हो जाए। एरिक कहता है, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। यूरीमिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वो रेगुलर चेकअप और ट्रीटमेंट लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंडी बोली, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट वगैरह करना पड़ा तो? वो मन में कहता है, उसमें तो बहुत खर्चा आएगा। एरिक उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चेस्टेंट लाया हूँ, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। वो मैंडी को ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मैंडी घर पर होती है और कहती है, मैं अपने डैड के साथ कोई रिस्क नहीं लूंगी। फिर वो ऑफिस में ट्रीटमेंट की फी कैलकुलेट कर रही होती है और कहती है, 1.2 मिलियन। अगर मैं हर महीने पूरे पैसे भी बचा लूं तो मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने में 2 साल लग जाएंगे। तभी बॉब आकर कहता है, कंपनी के कंप्यूटर को अपने पर्सनल काम के लिए यूज मत करो और इन कामों के लिए वाईफाई भी यूज मत करना, यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता है। बॉब चला जाता है और फिर रिचर आकर कहता है, मैंडी तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। मैंडी क्रिस के केबिन में जाती है और क्रिस देखते हैं कि उसने ईयर पियर्सिंग करवा ली है। उन्हें अच्छा लगता है। वो कहते हैं, तुम अपने पर्सनल काम के लिए कंप्यूटर को यूज कर रही थी? मैंडी सोचती है, मतलब सच में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? वो बोली, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्रिस बोले, तुम जो कैलकुलेट कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है कि अपनी इनकम और पोजीशन के साथ कब तक तुम इतने पैसे इकट्ठे कर लोगी? मैंडी कुछ नहीं कहती। क्रिस उसे लैपटॉप दिखाते हैं और कहते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका की एमसी कंपनी के टॉप वर्कर की सिर्फ 6 महीने की इनकम है। तुम इतना कमा सकती हो? मैंडी शॉक हो जाती है। $5 मिलियन? ये इम्पॉसिबल है। क्रिस बोले, तुम्हें ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये बस पोजीशन का खेल है। मैंडी कहती है, मैं भी सीखना चाहती हूँ। क्रिस बोले, ये स्कूल नहीं है, कंपनी है जहाँ अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन हम पोटेंशियल एम्प्लॉय पर इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटते। तुम चाहो तो एमबीए कर सकती हो, कंपनी उसका खर्चा देगी। मैंडी खुश हो जाती है। क्रिस कहते हैं, तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहोगी? वो बोली, मैं यहीं कहीं सीपोर्ट के यूनिवर्सिटी में पढ़ लूंगी, इससे मेरे जॉब पर भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रिस बोले, तुम्हें ऐसी चीजों में क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने कंफर्ट पर। हार्वर्ड कैसा रहेगा? मैंडी के होश उड़ जाते हैं। हार्वर्ड? वो तो यहाँ से बहुत दूर है, ऊपर से वो मुझे एडमिशन देंगे या नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। क्रिस बोले, हार्वर्ड ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है तो तुम्हें डिस्टेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं
और मेरे रिकमेंडेशन लेटर से तुम्हें दुनिया में कहीं भी एडमिशन मिल सकता है। मैंडी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो कहती है, क्रिस आप कमाल के हैं। क्रिस कहते हैं, लेकिन तुम पढ़ाई के साथ काम को भी हैंडल कर पाओगी? वो बोलती है, हाँ मैं कर लूंगी। क्रिस बोले, लेकिन स्टडी कंप्लीट करने के बाद तुम्हें हमारी कंपनी में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी और 10 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मैंडी सोचती है, ये तो अच्छी डील है। वो हाँ बोल देती है और क्रिस कहते हैं, फिर एचआर डिपार्टमेंट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मैंडी की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहले एरिक को सेंड करती है और पूछती है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक है? एरिक मीटिंग में होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट देख नहीं पाता। इधर रिचर्ड मैंडी के पास आकर कहता है, तुमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया? वो बोली, मैं बस करने वाली थी। तभी एरिक का मैसेज आता है, सब ठीक है। तो मैंडी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिस के पास होता है। वो कहते हैं, 10 साल काफी नहीं है। वो उसे लॉकर में रखकर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी पूरी लाइफ चाहिए। उसके बाद मैंडी पढ़ाई और काम दोनों मैनेज करने में लग जाती है। एक दिन वो ऑफिस में काम कर रही होती है कि एरिक कॉल करके कहता है, पता है ना आज कौन सा दिन है? वो बोली, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? वर्क के बाद मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। एरिक कहता है, सच में? हम साथ डिनर करेंगे। दूसरी तरफ रिचर्ड क्रिस के पास जाता है और कहता है, ये एरिक डॉसन की प्रोफाइल है। क्रिस वो देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आज एरिक का बर्थडे है। उसके बाद रात को मैंडी एरिक से बात करते हुए ऑफिस से निकलती है। वो कहती है, मेरा काम खत्म हो गया है, तुम्हें पिक करने आने की जरूरत नहीं है, मैं सबवे से जल्दी पहुंच जाऊंगी। लेकिन तभी क्रिस आ जाते हैं। वो पूछती है, क्रिस आप यहाँ कैसे? वो बोले, एक अर्जेंट काम है, कुछ फाइल्स ऑर्गेनाइज करने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंडी का मूड खराब हो जाता है। वो कार में बैठ जाती है और फिर एरिक को मैसेज करती है कि अर्जेंट काम आ गया है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। क्रिस कहते हैं, कोई बात है? मैंडी ना बोल देती है। अब वो ऑफिस में काम करते हुए सो जाती है और क्रिस को मार्क का कॉल आता है। वो कहते हैं, मैं अभी अभी मीटिंग खत्म करके आया हूँ, सोचा तुमसे बात कर लूं। मैंडी कैसी है? वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? क्रिस बोले, नहीं वो अच्छी है, मुझे पसंद है। मार्क बोले, अच्छी बात है, वो जिद्दी है लेकिन दिल की साफ है, तुम उसे थोड़ी गाइडेंस देना। क्रिस बोले, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। उसके बाद क्रिस मैंडी को कोट से कवर कर देते हैं और सामने उन्हें एरिक का गिफ्ट बैग नजर आता है जिसमें एक शर्ट होती है। वो कहते हैं, मैंडी तुम मेरा दिया हुआ कार्ड तो यूज नहीं करती और ऐसे बॉयफ्रेंड के लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हो जो खुद को ही सपोर्ट नहीं कर सकता। वो पूरी जिंदगी में वहां नहीं पहुंच सकता जहां मैं आज हूँ। वो उसके हेयर रबर को निकालकर अपने हाथ में पहन लेते हैं और कहते हैं, तुम मुझे और कितना वेट करवाओगी, मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और मैंडी अगले दिन क्रिस के लिए कॉफी लेकर आती है। वो पूछती है, क्या आपने कल एक कपड़े वाला बैग देखा? वो बैग क्रिस के पैरों के पास होता है, लेकिन वो कहते हैं, मैंने नहीं देखा, अगर उसमें तुम्हारे कपड़े थे तो तुम मेरे कार्ड से दूसरा खरीद लो। मैंडी बोली, उसमें मेरे बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट था। क्रिस कहते हैं, फिर तो उसकी और जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा इंसान है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ही गिफ्ट ले रहा है? वो उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं, मैं कुछ दिनों में यूरोपियन आइलैंड जा रहा हूँ एक पार्टी के लिए, तुम भी मेरे साथ जाओगी? मैंडी देखती है कि उस बॉक्स में एक एक्सपेंसिव नेकलेस होता है। वो पूछती है, ये किस तरह की पार्टी है? क्रिस बोले, ये तुम्हारे जॉब का हिस्सा ही है तो तुम मना नहीं कर सकती। मैंडी कहती है, मैं बस इसलिए पूछ रही थी ताकि पहले से तैयारी कर लूं और कोई गलती ना हो। क्रिस कहते हैं, ये मिसेस फॉस्टर की प्राइवेट बर्थडे पार्टी है, कोई बिजनेस पार्टी नहीं। मैं और मिस्टर फॉस्टर एक प्रोजेक्ट में साथ काम करने वाले हैं। मैंडी ओके बोलकर चली जाती है। अगले सीन में मैंडी एरिक के साथ होती है और कहती है, सॉरी मैं कल नहीं आ पाई और मैंने तुम्हारा गिफ्ट भी खो दिया। एरिक बोला, तुम मेरे साथ हो, वही बड़ा गिफ्ट है। मैंडी कहती है, इसलिए देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब डेकोरेट किया है ताकि हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। वो उसे बर्थडे क्राउन पहनाकर बर्थडे विश करती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो बड़े डेंजरस नजर आते हैं। इधर एरिक कहता है, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, हमारे फर्म ने अभी नॉर्थ वेस्ट कंपनी के साथ कनेक्ट किया है जो बहुत स्ट्रांग है और वो हमें अपना लीगल एडवाइजर बनाना चाहती है। लेकिन उसका बॉस अंधविश्वासी लगता है। उसने कहा कि टीम में ऐसा लड़का होना चाहिए जिसका बर्थ ईयर 1999 हो। मैंडी कहती है, ये तो तुम हो ना? वो बोला, और क्या, वो मुझे टीम में शामिल कर रहे हैं, लेकिन कंपनी अभी मुझे 1 महीने के लिए भेज रही है और अगर काम बन गया तो मुझे वहाँ परमानेंट सेटल होना पड़ेगा। मैंडी बोली, तुम कब जा रहे हो? वो बोला, कल। मैंडी कहती है, मैं तुम्हारे लिए सीपोर्ट आई हूँ और तुम जा रहे हो? उधर क्रिस उसके गिफ्ट को फेंक कर जला देते हैं। इधर एरिक कहता है, मुझे वो लोग बहुत अच्छी सैलरी देंगे, तभी तो मैं घर खरीद कर तुमसे शादी कर पाऊंगा। मैंडी कहती है, ठीक है, फिर तुम्हें रोज कॉल करना होगा। वो बोला, तुम चिंता मत करो,
मैं किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मैंडी हंस देती है। नेक्स्ट सीन में मैंडी क्रिस के साथ आइलैंड जाती है और क्रिस देखते हैं कि उसने उनकी दी हुई ईयररिंग्स नहीं पहनी। वो पूछते हैं, ईयररिंग्स कहाँ हैं? मैंडी बोली, मैंने अभी अभी पियर्सिंग करवाई है, मुझे डर है कि दर्द होगा। वो बोले, लड़कियों के लिए ईयररिंग्स उतने जरूरी है जितने लड़कों के लिए कफलिंग्स। वो उससे ईयररिंग्स मांगते हैं और खुद उसे पहनाते हैं। उसके बाद दोनों पार्टी में आते हैं और मैंडी सारे बड़े गेस्ट को पहचान लेती है। क्रिस कहते हैं, तुम तो अपना होमवर्क करके आई हो, लगता है हार्वर्ड क्लासेस का अच्छा फायदा हुआ है। मैंडी कहती है, आप मेरे मेंटर जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्रिस कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट हैंडओवर करने वाला हूँ। एक प्लॉट है जिसकी कीमत 90 मिलियन है। जाओ उसे सेल करो, इसे अपना प्रैक्टिकल असाइनमेंट समझ लो। मैंडी कहती है, मुझे रियल एस्टेट के बारे में नहीं पता, मुझसे गलती हो गई तो? क्रिस बोले, मैं अपने स्टूडेंट को लॉस करके उसकी भरपाई करना अच्छे से सिखा देता हूँ। बस एक ही गलती तुमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ मिसेस फॉस्टर आ जाती है और क्रिस उन्हें बर्थडे विश करते हैं। मिसेस फॉस्टर कहती हैं, तुम बिजी होने के बाद भी आए, मुझे अच्छा लगा। मैंडी उन्हें गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट देखकर बोलती हैं, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पिंक डायमंड पसंद है? क्रिस बोले, मुझे ज्वेलरी की इतनी नॉलेज नहीं है, ये मैंडी की पसंद है। मिसेस फॉस्टर उसका नेकलेस देखकर कहती हैं, ये वही नेकलेस है जिसे तुमने ऑक्शन में खरीदा था। जेनी इसे बोरो करना चाहती थी, लेकिन तुमने उसे नहीं दिया। लेकिन लगता है मैंडी स्पेशल है। मैंडी नर्वस हो जाती है। फिर एक आदमी आकर क्रिस को कुछ कहता है और क्रिस चले जाते हैं। मिसेस फॉस्टर मैंडी को अपने साथ लेती है और कुछ गेस्ट से मिलवाते हुए कहती हैं, ये क्रिस की गर्लफ्रेंड है। मैंडी शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं बस उनकी असिस्टेंट हूँ। मिसेस फॉस्टर कहती हैं, तुम कौन हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम पहली लड़की हो जो उसके क्लोज आ पाई हो। अब वो लोग ड्रिंक करते हैं और मैंडी वहाँ से निकल लेती है। वो क्रिस को ढूंढ रही होती है कि तभी उसे हेयरली स्टार की आवाज आती है। वो जाकर देखती है कि हेयरली और क्रिस बातें कर रहे थे। हेयरली कहती है, मैं नहीं मानती कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। क्या तुम भूल गए हम माउंटेन में डेट पर गए थे? क्रिस बोले, हम ट्रिप पर गए थे और हमारे साथ और भी 12 लोग थे। अगर तुम उसे डेट कहती हो तो तुम्हारा दिमाग घुटने में है। वैसे भी मैं तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ, फिर हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी नहीं होगा। वो जाने वाले होते हैं पर हेयरली कहती है, तुम्हारी नजर किसी और पर है ना? तुम किसी लड़की के साथ आए हो और मिसेस फॉस्टर उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह रही है। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्रिस हाँ बोल देते हैं और मैंडी को झटका लगता है। वो सोचती है, ये अपने आपसी मामले में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? तभी क्रिस आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। वो पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंडी कहती है, मैं टॉयलेट ढूंढते हुए आ गई, मैंने कुछ नहीं सुना। क्रिस उसका हाथ पकड़कर अकेले में ले जाते हैं। वो बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं सुना। क्रिस कहते हैं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंडी कहती है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपके आगे पीछे लड़कियों का होना आपके स्टेटस को शो करता है। मैं आपके ही सपोर्ट में हूँ। क्रिस बोले, अगर मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां होंगी तो तुम मुझे सपोर्ट करोगी? मैंडी हाँ बोलती है। क्रिस कहते हैं, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के आसपास बहुत सारी लड़कियां होंगी तो तुम उसे भी सपोर्ट करोगी? मैंडी कहती है, वो करके तो दिखाए ऐसा कुछ। आप रिच हैं, आप में और उसमें फर्क है। क्रिस बोले, मतलब ये सब पैसे पे डिपेंड करता है? मैंडी कहती है, एरिक रिच हो या ना हो वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बात अलग है। क्रिस को जलन होती है और वो आउट ऑन एफ कंट्रोल होकर उसे किस कर लेते हैं। मैंडी के तोते उड़ जाते हैं। क्रिस कहते हैं, तुम मुझे कितना तरपाओगी, प्लीज मेरी हो जाओ। लेकिन मैंडी उन्हें एक थप्पड़ मार देती है और भाग जाती है। क्रिस उसकी सैंडल पकड़कर उसके पीछे भागते हैं। मैंडी खुद को रूम में लॉक कर लेती है और सोचती है, आप मेरे मेंटर के दोस्त हैं, मैंने आप पर ट्रस्ट किया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर क्रिस कमरे के बाहर आते हैं और कहते हैं, मैंडी क्या तुम अंदर हो? वो उसे कॉल करते हैं पर वो कॉल नहीं उठाती। वो कहते हैं, प्लीज बाहर आओ, तुमने सैंडल नहीं पहनी है। मैंडी गुस्से में कहती है, जाइए यहाँ से। क्रिस कहते हैं, मैं आउट ऑन एफ कंट्रोल हो गया था, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। मैंडी बोली, तो आपने मुझे क्या समझ रखा है? ऐसी लड़की जो चुटकी बजाते आपके पास आ जाएगी? वो बोले, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। मैंडी बोलती है, आप मेरे बॉस हैं, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और हमारी शादी भी होने वाली है। क्रिस कहते हैं, बाहर आओ, हम बात करते हैं, मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी बात नहीं रखी तो कल ही अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैंडी बाहर आती है और कहती है, मुझे घर वापस जाना है। क्रिस कहते हैं, ये मेरी गलती है, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। वो उसे खुद सैंडल पहनाते हैं और कहते हैं, चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। वो कहती है, मुझे वापस जाना है। क्रिस कहते हैं, आज नहीं, आज वेव्स बहुत स्ट्रांग हैं, मैं कल तुम्हें वापस भेज दूंगा। मैंडी वापस डोर बंद कर लेती है और क्रिस चले जाते हैं। फिर मैंडी को एरिक का वीडियो कॉल आता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? मैंडी कहती है, नहीं, बस
काम बहुत ज्यादा है। एरिक बोला, फिर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैंडी कहती है, मैं कल वापस आ रही हूँ। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पिक करने आऊंगा। नेक्स्ट डे मैंडी क्रिस के साथ सीपोर्ट पहुंच जाती है। क्रिस कहते हैं, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा है। वो एरिक को वहाँ देखती है और जाकर उसे हग कर लेती है। एरिक उसके फोरहेड पर किस करता है और दोनों टैक्सी में निकल जाते हैं। क्रिस को जलन होने लगती है और वो दोनों का पीछा करते हैं। फिर रात को घर पर एरिक मैंडी के लिए खाना बनाता है और मैंडी टेस्ट करके कहती है, ये बहुत टेस्टी है। वो कहता है, मैं तो तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। बाहर क्रिस होते हैं और दोनों को एंजॉय करते सुनकर उनका पारा चढ़ जाता है। तभी वो देखते हैं कि रूम की लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती है और ये देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो किसी को कॉल करके कहते हैं, एरिक को नॉर्थ वेस्ट में ही रोक कर रखना, वो सीपोर्ट में कदम नहीं रखना चाहिए, अभी के अभी उसे भेजो। इधर मैंडी एरिक से कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम ये कभी बोलोगी या नहीं, हम रोज एक दूसरे को देख सकते हैं। मैंडी खुश हो जाती है और कहती है, क्यों ना हम इस घर को अपने हिसाब से कोजी बना लें। एरिक ओके बोलता है। मैंडी ऑनलाइन चीजें देखने लगती है कि तभी एरिक को ऑफिस से कॉल आता है और ट्रांसफर की न्यूज सुनकर उसकी खुशी गायब हो जाती है। वो मैंडी से कहता है, मुझे अर्जेंटली नॉर्थ वेस्ट जाना होगा, बॉस मुझे जल्दी से जल्दी जाने को कह रहे हैं। मैंडी कहती है, कितने दिन के लिए जाने वाले हो इस बार? वो कहता है, शायद इस बार लंबे समय तक के लिए जाना होगा। मैंडी गुस्सा हो जाती है, मैं तुम्हारे लिए सीपोर्ट आई हूँ। वो कहता है, अगर मैं 1-2 साल के लिए चला भी गया तो हम कम से कम घर की डाउन पेमेंट कर पाएंगे। मैंडी कहती है, तुम्हें बस डाउन पेमेंट की परी है, तुम्हें मेरी फिक्र कब होगी? एरिक उसे चेस्टनट खिलाते हुए कहता है, तुम जानती हो ना, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि साथ रह सकें। वो मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं अकेले ही यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। एरिक कहता है, तुम शिफ्ट क्यों होगी? हमें एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। तुम्हारे पास वो इतना बड़ा फ्लैट तो है ना, तुम उसे क्यों छोड़ना चाहती हो? हमें जहाँ हो सके वहाँ पैसे बचाने चाहिए। क्या मैं अपना सामान तुम्हारे घर पर रख सकता हूँ? मैंडी फिर से गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो घर जाती है और क्रिस पूछते हैं, कहाँ थी तुम? वो बोली, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। मैं कल ही आपको अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। क्रिस बोले, मेरा सैशेट वापस करो। मैंडी कहती है, ये मेरा है। क्रिस उसे छीनने की कोशिश करते हैं। वो कहती है, ठीक है, देख लीजिए, ये आपका है या नहीं? क्रिस कहते हैं, तुम जाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें रहने की जगह मिल गई? मैंने मार्क से वादा किया था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा। वो कहती है, आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। क्रिस बोले, मैंने हद पार कर दी है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ सेफ फील नहीं हो रहा तो ये लो, मैंने अपने फिंगरप्रिंट डिलीट कर दिए, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मैंडी कहती है, मैंने अपना मन बना लिया है। क्रिस कहते हैं, जॉब की बात है तो तुम ग्रेजुएट नहीं हुई हो, अभी तुम्हें एमसी से बेटर कंपनी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मैं तुम्हें कहीं और ट्रांसफर कर दूंगा। मैंडी कहती है, बात अब जॉब की नहीं है, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं। क्रिस कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो। वो जाने लगते हैं और मन में कहते हैं, अगर तुम चली गई तो मेरी लाइफ में फिर से अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड क्रिस के पास आता है और कहता है, हमने मैंडी को ढूंढ लिया है, वो फेनवुड चली गई है। क्रिस मन में कहते हैं, मैं तुम्हें जितना पकड़ने की कोशिश करता हूँ तुम उतनी दूर क्यों चली जाती हो? दूसरी तरफ मैंडी अपने घर पर होती है। गीना और उसके डैड बाहर जा रहे होते हैं तो वो पूछती है, आप दोनों कहाँ चले? गीना कहती है, तुम कभी कभी तो आती हो, इसलिए हम खेत से तुम्हारे लिए ताजी सब्जियां लेने जा रहे हैं। मैंडी बोली, डैड आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चली जाती हूँ। गीना कहती है, तुम चिंता मत करो और घर पर आराम करो। वो दोनों चले जाते हैं और फिर मैंडी कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ से कुछ रिपोर्ट्स गिर जाती हैं। वो रिपोर्ट निकाल कर देखती है और पता चलता है कि उसके डैड की सिचुएशन और खराब हो गई है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने बैठती है। गीना कहती है, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। मैंडी कहती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि डैड की कंडीशन और खराब हो गई है? उसके डैड कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरी एज में किडनी वीक होना तो आम सी बात है, किडनी खराब नहीं हुई है। गीना कहती है, हाँ, और हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मैंडी गीना को 88,000 सेंड कर देती है और कहती है, ये मेरी सैलरी के पैसे हैं, आप इससे डैड के लिए मेडिसिन ले लेना। गीना इमोशनल होकर कहती है, तुम बरी हो गई हो, अब तुम फैमिली की हेल्प करने लगी हो। मैंडी कहती है, मैं वादा करती हूँ कि आप दोनों को बहुत अच्छी लाइफ दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो वापस ऑफिस आती है और देखती है कि उसका सामान दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है।
वो सोचती है, लगता है क्रिस ने सच में मुझे न्यू पोजीशन दे दी। तभी बॉब आकर कहता है, सुना है तुमने न्यू पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, ये लो फॉर्म भर दो। क्रिस ने बिजनेस ट्रिप में जाने से पहले इसमें साइन कर दिया था। वो उसे फाइल देकर कहता है, अभी भी सबअर्बन लैंड सेल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मिस्टर शिया अगले हफ्ते आ रहे हैं, तो तुम मीटिंग के लिए रेडी रहना। वो चला जाता है और मैंडी सोचती है, मुझे डैड के लिए अपने प्राइड को साइड रखकर काम करना ही होगा। अब हम क्रिस को देखते हैं, जो बिजनेस ट्रिप पर थे। रिचर उनके पास आता है और वो पूछते हैं, मैंडी कैसी है? वो कहता है, उसने एमबीए की पढ़ाई ऑलमोस्ट पूरी कर ली है और सबअर्बन लैंड भी सेल कर दिया है। क्रिस कहते हैं, जितना सोचा था वो उससे ज्यादा स्मार्ट है। रिचर बोला, सब आपकी गाइडेंस का नतीजा है, लेकिन उसने लैंड को 120 मिलियन में बेचकर दिखा दिया। क्रिस रिपोर्ट देखकर कहते हैं, उसने वो कर दिखाया जो मैंने उसे अभी तक सिखाया भी नहीं। नेक्स्ट सीन में मैंडी लिफ्ट में जा रही होती है, तभी क्रिस आ जाते हैं। वो हैरान होकर कहती है, आप आ गए? फिर दोनों लिफ्ट में जाते हैं और क्रिस कहते हैं, तुमने लैंड को बहुत अच्छे प्राइस में सेल किया। वो बोली, सब आपकी गाइडेंस का नतीजा है। क्रिस कहते हैं, नहीं, ये सब तुम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि तुम में एबिलिटी है। मैं जानता हूँ तुम पोजीशन चेंज करना चाहती हो, लेकिन असिस्टेंट की पोजीशन में ही तुम बिजनेस के लिए डिसीजन ले पाओगी। मैंडी कहती है, एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैंडी बाहर आ जाती है और सडनली उसके फोन में एक मैसेज आता है, एरिक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी एक फोटो आता है जिसमें एरिक कैमिला नाम की एक लड़की के साथ सो रहा था। मैंडी को झटका लगता है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तभी क्रिस आकर फोन उठाते हैं। वो कहते हैं, आज के टाइम में एआई से फेक फोटोज और वीडियो बनाना मुश्किल काम नहीं है, ये किसी को फंसाने का सबसे अच्छा तरीका है। तभी फोन में एक वॉइस मेल आता है। मैंडी उसे सुनती है। उसमें कैमिला कहती है, हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? एरिक कहता है, मैं कल रात नशे में था। कैमिला बोली, रात को नशे में थे, लेकिन आज सुबह तो नशे में नहीं थे ना? मैंडी का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए एरिक को कॉल करती है, जो उस लड़की के साथ चिपका होता है। मैंडी पूछती है, कहाँ थे तुम रात को? एरिक कहता है, मैं कल एक पार्टी में गया था, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली और फिर बेहोश हो गया। मैंडी कहती है, अजीब है, तुम नशे में थे और एक लड़की तुम्हारे कमरे में आ गई, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। एरिक कहता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अपने रूम में भी कैसे आया। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? वो लड़की पार्टनर कंपनी की स्टाफ है, उसकी बात पर भरोसा मत करना। मैंडी कहती है, कल रात तो तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन आज सुबह का क्या? एरिक बोला, मेरी बात सुनो, वो लड़की मेरे पीछे आई थी और मैं बस एक पल के लिए बहक गया था। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैंडी नहीं सुनती। वो रोते हुए पुराने दिनों को याद करती है और क्रिस आकर कॉल कट कर देते हैं। वो मैंडी को हक करके कहते हैं, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। इसके बाद क्रिस उसे घर ले जाते हैं और वो बैठकर रो रही होती है। क्रिस उसे पानी देते हैं। वो क्रिस से कहती है, एरिक ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। वो कहता था कि मेरे लिए एक अपार्टमेंट लेगा जिसमें एक बालकनी होगी। मैंने सोचा था कि हम साथ मिलकर फ्यूचर सेट कर लेंगे। क्रिस उसे टिश्यू देते हैं। फिर वो कहती है, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, मैं सोने जा रही हूँ। मैंडी जाने ही वाली होती है कि तभी उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी क्रिस उसे पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचने के चक्कर में मैंडी उनके ऊपर गिर जाती है। दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मैंडी शॉक हो जाती है और सॉरी बोलकर भाग जाती है। उसके बाद अगले दिन वो नीचे आती है और देखती है कि क्रिस ब्रेकफास्ट में पिकल नूडल्स बना रहे थे। क्रिस उसे सर्व करते हैं। वो पूछती है, आपने ये कब सीखा? क्रिस बोले, मैंने तुम्हें ये बनाते हुए देखा था तो वही प्रोसेस फॉलो किया। टेस्ट करके बताओ कैसा है? मैंडी टेस्ट करके कहती है, ये तो मेरे वाले से भी ज्यादा अच्छा है। क्रिस बोले, अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया, मैं तुम्हारे लिए फिर बना दूंगा। मैंडी उन्हें थैंक यू कहती है। वो कहते हैं, थैंक यू किस बात का? मैंने मार्क से वादा किया है कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा। चलो फिर बाहर चलते हैं। इसके बाद मैंडी उनके साथ वॉक पर जाती है। क्रिस पूछते हैं, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है? वो हाँ बोलती है। उसके बाद उसे हर्ब दिखता है तो वो उसे तोड़ने लगती है। क्रिस पूछते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, सैशेट के हर्ब को चेंज करने की जरूरत है। मैंडी से हर्ब उखड़ाता नहीं है तो क्रिस कहते हैं, ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसे काटना होगा। वो नाइफ से काट कर उसे हर्ब दे देते हैं। मैंडी कहती है, आपको इतना कैसे पता है? वो कहते हैं, एक्सपीरियंस है। फिर मैंडी कहती है, चलिए और हर्ब लेते हैं। वो भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। इसके बाद रिचर किसी को कॉल करके कहता है, फॉरेन की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। बॉस ठीक है, लेकिन मैंडी गिर गई है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। दूसरी तरफ क्रिस उसके पैर में पट्टी बांध रहे होते हैं और उसे बहुत दर्द होता है। क्रिस कहते हैं, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो उसे व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर लाते हैं। मैंडी उन्हें थैंक यू कहती है। क्रिस कहते हैं, थैंक यू कहना है?
तो अपना ध्यान रखो, खुद को हर्ट मत किया करो। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल से बाहर लाते हैं और मैंडी खुद से कार में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे बाहों में उठा लेते हैं और कहते हैं, तुमने अभी अभी क्या वादा किया था भूल गई। वो उसे कार में बिठा देते हैं। इसके बाद घर पर वो उसे बेड पर बिठाते हैं। तभी मैंडी देखती है कि उनके हाथ में भी चोट लगी थी। वो कहती है, आपको भी चोट लगी है। क्रिस कहते हैं, ये ज्यादा सीरियस नहीं है। मैंडी बोली, लेकिन खून निकल रहा है, आपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाई? क्रिस बोले, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंडी याद करती है कि एरिक और वो स्कूटर से गिर गए थे। तब एरिक को चोट लगती है और उसे बस अपनी चोट और स्कूटर की परी होती है, जबकि मैंडी को भी चोट लगी थी। प्रेजेंट में मैंडी कहती है, चोट गहरी है, शायद निशान रह जाएंगे। क्रिस बोले, कुछ निशान यादों के लिए रहने चाहिए। अब मैंडी उनके हाथ में मेडिसिन लगाती है और क्रिस उसे देखते रहते हैं। फिर वो उसे अच्छे से सुला देते हैं और मैंडी नर्वस हो जाती है। क्रिस कहते हैं, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, मैं सो रही हूँ। क्रिस कहते हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंडी इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो एक टांग पर उछलते हुए बाहर आती है। क्रिस कहते हैं, तुम क्यों आ गई? मुझे बुला लेती। मैंडी कहती है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हर्ब सूख गए होंगे, मुझे सैशेट का हर्ब बदलना है। क्रिस हर्ब लेकर आते हैं। वो कहती है, हमारे पास इसे पीसने के लिए ग्राइंडर नहीं है। क्रिस कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, हम इसे हाथ से ग्राइंड कर सकते हैं, इससे इसकी खुशबू लंबे टाइम तक रहती है। क्रिस खुद हर्ब को पीसने लगते हैं। मैंडी कहती है, मुझे नहीं पता था कि एक बिजनेसमैन को इतना आइडिया होगा। वो बोले, मैं हमेशा से बिजनेसमैन नहीं था। सैशेट को ओपन करो ताकि मैं हर्ब चेंज कर दूं। मैंडी पुराने हर्ब को निकाल देती है और कहती है, हम इसे फेंक नहीं सकते। दादी कहती थी कि ये हर्ब हमारे लिए वरदान है, इसे वापस मिट्टी में मिला देना चाहिए। तो क्रिस हर्ब को उसके पॉट में डाल देते हैं। फिर मैंडी न्यू हर्ब डालकर उसे सिलने लगती है। क्रिस पूछते हैं, पता है ये सैशेट किसका है? वो बोली, हाँ, ये मेरी नेबर आंटी ने बनाया था, उन्होंने मेरे लिए ब्लैंकेट भी बुना था, वो बहुत टैलेंटेड थी। क्रिस बोले, ये सब तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने बताया? वो बोली, हाँ, वैसे आप अपनी फैमिली के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्रिस बोले, वो सब नहीं रहे। मैंडी सॉरी बोलती है। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चेकअप के लिए ले चलता हूँ। अब दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और क्रिस कहते हैं, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। उनके जाने के बाद एरिक मैंडी के पास आ जाता है और कहता है, मैंडी मेरी बात सुनो। तभी क्रिस उसे देख लेते हैं और रिचर को कॉल करके बोलते हैं, मेरी इस प्रॉब्लम को संभालो। इधर एरिक कहता है, मैंडी मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंडी बोली, हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एरिक कहता है, देखो ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरे सारे पैसे हैं और अभी भी इसका पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑन बर्थ है। मैंडी उसे झटक देती है। तभी कैमिला आ जाती है जो एरिक के साथ थी। एरिक कहता है, तुम यहाँ कैसे? वो बोली, तुम क्या इसे इनवाइट करने आए हो? तुमने मेरी फोटो देख ही ली होगी, मैं जल्दी एरिक से शादी करने वाली हूँ। एरिक कहता है, बकवास मत करो, मैं तुमसे कोई शादी नहीं कर रहा। कैमिला प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एरिक के छक्के छूट जाते हैं। मैंडी जाने वाली होती है पर एरिक कहता है, मेरी बात सुनो मैंडी, हो सकता है ये किसी और का बच्चा हो और अगर मेरा भी हुआ तो ये बस एक गलती है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंडी उसके कान के नीचे बजा देती है और बोलती है, तुम एक नंबर के कमीने हो। वो कहता है, हाँ हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। हमारा गोल याद है ना? मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ घर बसा सकूं। मैंडी कहती है, तुम्हें बस भरी भरी बातें करनी आती हैं। तुम कहते हो तुम मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो। वो खरी होती है और गिरने वाली होती है पर क्रिस आकर उसे संभाल लेते हैं। दोनों को साथ देखकर एरिक कहता है, अच्छा तो तुम्हें दूसरा आदमी मिल गया, इसलिए मुझे छोड़ना चाहती हो। तुमने कहा कि तुम्हारे डैड बीमार हैं, उस दिन तुम मेरा टेस्ट ले रही थी ना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। क्रिस बोले, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैंडी कैसी लड़की है, तुम इसे अपनी लाइफ का एड ऑन प्लान समझते हो, लेकिन मैं इसके लिए सारे रास्ते क्लियर कर सकता हूँ। इसके पास पावर होगी, कॉन्फिडेंस होगा, समझ आया? वो मैंडी से कहते हैं, चलो घर चलते हैं। फिर उसे बाहों में उठाकर ले जाते हैं। कार में मैंडी कहती है, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। क्रिस बोले, मैंने जो कहा दिल से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। वैसे मैं कुछ दिनों में अब्रॉड जा रहा हूँ, वापस आने में टाइम लग सकता है, तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। मैंडी ओके बोलती है। नेक्स्ट सीन में रिचर क्रिस के पास आता है और कहता है, लॉ फर्म ने कॉल करके कहा कि उन्हें खुशी है कि हमने उनके साथ काम किया। एरिक डॉसन के प्रोफेशनल इशू को वो लोग हैंडल कर लेंगे और रूल के हिसाब से उसे कॉम्पेंसेशन देनी होगी। रही बात कैमिला की, तो हमने पैसे देकर उसे सेटल कर लिया है। रिचर चला जाता है और क्रिस मन में कहते हैं, देखा मैंडी, लाइफ से लोगों को ऐसे आउट किया जाता है। फिर सीन चेंज होता है। मैंडी घर में काम कर रही होती है कि तभी गीना का कॉल आता है। मैंडी उनकी बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ। अब वो हॉस्पिटल जाती है और गीना से मिलती है। वो पूछती है, डैड को क्या हुआ? गीना बोली, उनकी हालत ठीक नहीं है, कंट्री के डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो हम यहाँ आ गए।
डॉक्टर अभी उन्हें चेक कर रहे हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और मैंडी पूछती है, डैड कैसे हैं? डॉक्टर बोले, उनकी किडनी खराब हो चुकी है, ट्रांसप्लांट सर्जरी का ही ऑप्शन बचा है। मैंडी कहती है, तो सर्जरी कब हो सकती है? क्या हम डोनर का वेट कर रहे हैं? डॉक्टर बोले, उन्हें और भी कई बीमारियां हैं, उनके ब्लड वेसल्स की कंडीशन भी बिगड़ गई है। सिर्फ एक डॉक्टर है जो उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर एडवर्ड, लेकिन उन्हें अरेंज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। गीना शॉक हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? मैंडी कहती है, मैं कोई तरीका निकाल लूंगी। अब हम देखते हैं कि मैंडी प्रोफेसर एडवर्ड को कॉल करती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा शेड्यूल बुक है। मैंडी कहती है, मैंने पढ़ा है कि आपने हाल ही में जो रिसर्च किया है उसके बारे में, मेरे डैड की कंडीशन उससे 95% मिलती है। प्रोफेसर स्टीवर्ट भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एडवर्ड कहते हैं, ठीक है, अपने डैड को अगले हफ्ते ले आना। इसके बाद उसके डैड की सर्जरी हो जाती है। गीना कहती है, ये सब मैंडी की वजह से हुआ है। यकीन नहीं होता कि इसने इतने बड़े एक्सपर्ट को हायर कर लिया। मैंडी, तुमने ये कैसे किया? मैंडी याद करती है कि मिसेस फॉस्टर की बर्थडे पार्टी में एडवर्ड भी आए थे। तब क्रिस ने उससे एक बात कही थी कि पावर सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं मिलती। अगर तुम पॉइंट की बात करो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ये याद करके वो गीना से कहती है, किसी ने मुझे अच्छी बात सिखाई थी। गीना कहती है, मैं सोचती थी तुम अब भी बच्ची हो, लेकिन नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो और मुझे अब तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ क्रिस आ जाते हैं और मैंडी उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है, ये मेरे बॉस हैं। वो तुरंत क्रिस को बाहर ले जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रिस बोले, मैं जब वापस आया तो पता चला तुम्हारे डैड बीमार हैं, इसलिए मिलने आ गया। वो बोली, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। क्रिस बोले, मैं अपनी काबिल एम्प्लॉय के पेरेंट्स से मिलने आया हूँ, क्या प्रॉब्लम है? वो तुरंत अंदर चले जाते हैं और मैंडी कहती है, मॉम डैड, ये मेरे बॉस क्रिस हैं। इन्हें पता चला कि डैड बीमार है तो आपको देखने आ गए। गीना कहती है, अच्छा तो आओ बैठो। क्रिस उनके साथ बैठते हैं और मैंडी के डैड से कहते हैं, आप कैसे हैं? उसके डैड बोले, मैं ठीक हूँ। क्रिस कहते हैं, मैं इस हॉस्पिटल का शेयर होल्डर हूँ, अगर किसी चीज की कमी हो तो मैं मैनेजमेंट से बात कर सकता हूँ। गीना बोली, नहीं, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्रिस उन्हें एनवेलप देकर कहते हैं, ये हमारी कंपनी की तरफ से, इसे रखिए, मुझे कुछ काम है तो अब मैं चलता हूँ। मैंडी हैरान हो जाती है। क्रिस जाते हैं और गीना मैंडी से कहती है, जाओ उन्हें बाहर तक छोड़ कर आओ। मैंडी भाग जाती है। गीना देखती है कि एनवेलप में बहुत सारे पैसे हैं। उनके होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, मैंडी का बॉस तो बहुत अच्छा है। मैंडी के डैड कहते हैं, तुम्हें ये लड़का जाना पहचाना नहीं लगता, बिल्कुल कार्टर फैमिली के छोटे बेटे जैसा, जो एग्जाम के बाद गायब ही हो गया। गीना कहती है, लगता तो है, लेकिन उसका स्टाइल देखकर ये भी लगता है कि ये वो नहीं है। दूसरी तरफ क्रिस मैंडी से कहते हैं, मैं कल फिर से आऊंगा। मैंडी बोली, एक एम्प्लॉय के पेरेंट्स को हर रोज देखने आने की जरूरत नहीं है आपको। क्रिस बोले, तो बताओ कब आऊं, बिना तुम्हारा बॉस बने। मैंडी बोली, जब डैड डिस्चार्ज हो जाएंगे तो मैं मॉम से कहूंगी कि आपके लिए स्कार्फ बनाए। क्रिस मन में कहते हैं, ये फेनवुड का ट्रेडिशन है, जब सन इन लॉ से मिलते हैं तो उसे ऐसे ग्रीट करते हैं। क्रिस कहते हैं, फिर मैं उस दिन का वेट करूंगा, और यहाँ का खाना अच्छा नहीं है तो मैं रिचर्ड से कह दूंगा कुछ हेल्दी और अच्छा बनवाने के लिए। मैंडी कहती है, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। क्रिस बोले, तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करने से मुझे तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद रात को मैंडी थकी हारी घर आती है। क्रिस कहते हैं, तुम थक गई हो? वो कहती है, आज का दिन इतना बिजी था कि मैंने अपना हेयर टाई भी खो दिया। क्रिस कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बांध देता हूँ। वो उसके बालों को बांध देते हैं। मैंडी पूछती है, आपके पास हेयर टाई कैसे आया? वो बोले, तुमने मेरे पास छोड़ दिया था, मैं तुम्हें लौटाना भूल गया। अब वो मैंडी को देखने लगते हैं और वो नर्वस हो जाती है। मैंडी कहती है, मैं पानी पी कर आती हूँ, लेकिन जाते जाते क्रिस उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, मुझे लगता था कि मैं बस कामयाबी की सबसे ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ, लेकिन अब समझ आया कि मैं बस तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। क्रिस उसे अपनी तरफ टर्न करके किस करने लगते हैं और कहते हैं, अब मुझसे और वेट मत करवाना। वो उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं और उसके हाथ को टाई से बांध देते हैं। फिर उसे किस करने वाले होते हैं कि एरिक का कॉल आ जाता है। मैंडी कॉल उठाने से मना करती है, लेकिन क्रिस जानबूझकर कॉल उठा लेते हैं और मैंडी को किस करने लगते हैं। एरिक सब सुनने लगता है और चिल्लाता है, मैंडी ये तुम क्या कर रही हो? एरिक घर के बाहर ही होता है और उसको 440 वोल्ट का झटका लगता है। नेक्स्ट सीन में मैंडी हॉस्पिटल में होती है और क्रिस को कॉल करके कहती है, डैड को डिस्चार्ज मिल गया है, वो आपको ट्रीट देना चाहते हैं, मैं रेस्टोरेंट में आपका वेट करूंगी। लेकिन तभी एरिक आ जाता है और कहता है, कल रात तुम उसके साथ क्या कर रही थी? मैंडी बोली, तुमने सुना नहीं मैं क्या कर रही थी? एरिक बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बोली, जब तुम उस लड़की के साथ सोए तो तुमने ये नहीं सोचा?
एरिक कहता है वो सब क्रिस की चाल थी। देखो मेरे पास सबूत है कि उसने कैमिला को भेजा था। लेकिन मैंडी कहती है तुमने जानबूझकर कुछ किया हो या ना किया हो, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। वो जाने वाली होती है पर एरिक कहता है तुम्हें वो बड़ा सच्चा लगता है ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो कितने गंदे गेम खेलता है बिजनेस में। मैंडी कहती है कम से कम वो रिलेशनशिप में लॉयल है, किसी को भी प्रेग्नेंट नहीं कर देता। एरिक बोला उसने सिर्फ मेरे खिलाफ चाल नहीं चली है। याद है वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने साइन किया था, उसमें एक्स्ट्रा क्लॉज भी है जिसके हिसाब से तुमने अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा या उसे छोड़कर गई तो तुम्हें $800,000 की पेनल्टी देनी होगी। मैंडी शॉक हो जाती है। वो कहता है वो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खुद से बांध कर रखना चाहता है। ये सब उसका पहले से प्लान था और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। मैंडी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस घर आते हैं और मैंडी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर बैठी होती है। क्रिस कहते हैं तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितनी देर से रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था और ऊपर से तुम कॉल भी नहीं उठा रही। मैंडी पूछती है क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में $800,000 की पेनल्टी ऐड है? क्रिस के पसीने छूट जाते हैं। वो बोलती है बताइए, मुझे जानना है। क्रिस हाँ बोलते हैं। मैंडी का दिल टूट जाता है। क्रिस कहते हैं मेरी बात सुनो, लेकिन वो कहती है मुझे टच मत करना। ये बड़ा घर, महंगे कपड़े और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ये सब आपका प्लान था ताकि मैं आपके एहसान तले दबी रहूं। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जिससे आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते थे, क्या इसे आप प्यार कहते हैं? क्रिस उसके सामने बैठकर कहते हैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। मैंडी कहती है मैं आपका ये प्यार हैंडल नहीं कर सकती। क्रिस कहते हैं मेरी लाइफ हमेशा से प्लान और स्कीम पर चलती आई है। मैंने तुम्हें अपने तरीके से प्यार किया, तुम्हें सब कुछ दिया जो दे सकता हूँ। क्या ये प्यार नहीं है? फिर तो मुझे नहीं पता प्यार कैसे करते हैं। मैंडी कहती है तो जाइए सीख कर आइए, तब तक हमें मिलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और मैंडी अपनी दादी से मिलने जाती है। दादी कहती है तुम वापस कैसे आ गई? वो बोली मुझे आपकी याद आ रही थी, ऊपर से ग्रेव में विजिट करने का टाइम भी आ गया है। दादी बोली हाँ, अपने दादाजी के ग्रेव पर ये पेपर्स जला देना और थोड़े पेपर्स कार्टर फैमिली के ग्रेव पर भी जला देना। मैंडी बोली क्यों? जब उनका बेटा ही इतने टाइम से नहीं आ रहा तो अब इसकी क्या जरूरत है? लगता है उसके सीने में दिल ही नहीं है। दादी बोली वो ऐसा नहीं है, वो जब भी आता था तो मैं उसे कुछ एग्स देती थी और अगले दिन वो दरवाजे के आगे मेरे लिए हर्ब छोड़ जाता था। वो अब इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे पास तो हम सब हैं। फिर वो बोलती हैं अगर तुम सीपोर्ट में खुश नहीं हो तो वापस आ जाओ, देखो अब यहाँ ब्रिज और रोड भी बन गए हैं। मैंडी बोली ये कब बना? दादी बोली 10 साल पहले किसी बड़े आदमी ने ये बनवाया, उसने अपना नाम तक नहीं बताया। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं। रिचर उनके पास आता है और देखता है वो बहुत परेशान है। वो बोलता है क्या मैं मैंडी के बारे में पता लगाऊं? क्रिस बोले उसकी जरूरत नहीं है। रिचर कहता है सब लोग आपका मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। अब क्रिस मीटिंग में होते हैं और एक पार्टनर कहता है फॉरेन में एक ड्रग बहुत फेमस हो रहा है जिससे कैंसर का इलाज हो सकता है। अगर एक बॉटल भी आ गई तो हम उसके फार्मूला से 10 बॉटल बना सकते हैं, बहुत प्रॉफिट होगा। ये बूढ़े लोग कुछ और साल जीने के लिए बहुत पैसे भी दे सकते हैं। क्रिस को मैंडी की बात याद आती है कि मैं अपने मॉम डैड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहते हैं मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पार्टनर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, सब कुछ सेटल होने को है, तुम पैसे को मना कैसे कर सकते हो? क्रिस बोले कुछ पैसे के लिए मैं गिल्टी फील नहीं करना चाहता। रिचर इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दो। क्रिस अब घर में होते हैं और उन्हें मैंडी की याद आने लगती है। वो सैशेट को देखकर मन में कहते हैं उसके बिना ये सैशेट भी कुछ नहीं है। वो उसे फेंक देते हैं। दूसरी तरफ मैंडी दादी के साथ होती है। दादी कहती है अब तुम्हारे डैड की हालत भी ठीक है? मैंडी कहती है हाँ, बड़े शहर के डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। दादी कहती हैं यहाँ भी अब बीच बीच में सिटीज के डॉक्टर्स आकर फ्री में फिजिकल चेकअप करते हैं। मैंडी कहती है मैं यही चाहती हूँ कि आप और मॉम डैड हमेशा हेल्दी रहें। दादी कहती हैं अब तुम अपने बारे में भी सोचो, जब से आई हो कमरे में हो, बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश हवा भी लो। जाओ मेरे लिए थोड़े हर्ब्स लेकर आओ। मैंडी चली जाती है और हर्ब चुनने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर मुड़ता है और वो गिरने वाली होती है। पर हमेशा की तरह क्रिस आकर उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कहा था ना अपना ध्यान रखना। मैंडी कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप फिर से मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? वो बोले मैंने 6 महीने में कभी भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, यही तुम्हारा पहला लेसन था। मैंडी कहती है और दूसरा लेसन सीखा? ऑनेस्टी का? मैंने सुना आपने कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही कैंसिल कर दिया था, कब हुआ ये? क्रिस याद करते हैं कि जब रिचर ने बताया था कि मैंडी ने MBA पास कर लिया और वो फर्स्ट आई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कह देते हैं। प्रेजेंट में मैंडी कहती है पहले क्यों नहीं बताया? वो बोले मुझे लगा तुम उसे भी मेरी कोई ट्रिक समझ लोगी। मैं नहीं चाहता था तुम मुझे गलत समझो, तुम सही थी। मुझे रिस्पेक्ट, लव या ट्रस्ट के बारे में कुछ नहीं आता था। मैंडी बोली तो आप मुझे वापस लेने आए हैं? वो बोले नहीं, मैं बताने आया हूँ कि मैं बदल रहा हूँ। मैंडी
मैंडी इम्प्रेस हो जाती है। तभी दादी क्रिस को आवाज देती है। मैंडी ये जानकर शॉक हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर दादी क्रिस से कहती है, तुम कभी कभी आते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मैंडी कहती है, आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्रिस बोले, मॉम की बात मानकर मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा घर बस यहीं है। मैंडी कहती है, फिर आप वापस क्यों नहीं आए? क्रिस बोले, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। ये क्रिस कार्टर सिर्फ पैसे कमाने की मशीन था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिंदा हो गया हूँ। मैंडी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके दिल का कमाल है। क्रिस उसे हक कर लेते हैं। इसके बाद मैंडी आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता। तो क्रिस आते हैं और बोलते हैं, लाओ मुझे करने दो। क्रिस उसे सिखाते हैं कि आग कैसे जलाते हैं। वो पूछती है, आपको ये सब कैसे पता? वो बोले, मैंने बचपन में ये सब बहुत किया है। फिर मैंडी कहती है, दादी ने बताया कि आपको स्वीट राइस केक्स बहुत पसंद है। मैंने ये कभी नहीं बनाया, आज ट्राई करती हूँ। मैंडी केक बनाने लग जाती है और क्रिस भी आकर उसकी हेल्प करते हैं। दोनों साथ में एंजॉय करते हुए केक बनाते हैं। फिर मैंडी उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। कैसा बना है? क्या आपको पसंद आया? क्रिस हाँ बोलते हैं। मैंडी उनके लिप्स को साफ करती है और क्रिस उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, क्या हम सारी जिंदगी ऐसे बिता सकते हैं? मैंडी हाँ बोलती है और क्रिस उसे किस कर लेते हैं। सीन बदलता है। अब विलेज में अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर कार्टर हमारे लिए एग्रीकल्चर फंड शुरू करने जा रहे हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। क्रिस स्टेज पर आते हैं और लोग कहने लगते हैं, ये तो वही है जिन्होंने हमारे लिए रोड और ब्रिज भी बनवाया। सारा पैसा इन्होंने अकेले लगाया था। फिर आंटी ब्रेंडा कहती हैं, ये तो वही लड़का है ना, कार्टर फैमिली का होशियार बेटा। अब ये हमारे लिए रोड और ब्रिज बना रहा है। सब उन्हें पहचान लेते हैं और क्रिस इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं हमारे इकोसिस्टम के लिए एग्रीकल्चर फंड शुरू करने वाला हूँ। इससे आप हर्ब्स को मार्केट तक आसानी से पहुँचा पाएंगे। सब खुश हो जाते हैं और क्रिस फंड की शुरुआत करते हैं। इसके बाद वो मैंडी के साथ जा रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे अब समझ आ रहा है कि मॉम पूरी तरह से सही नहीं थी। मैंडी बोली, क्या मतलब? वो बोले, हमें जाना तो पड़ता है, लेकिन वापस भी आना पड़ता है। मैंडी उन्हें किस कर लेती है और फिर इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।